नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीटेट दिसंबर का जो आपका एग्ज़ाम है 14 दिसंबर से प्रस्तावित है। उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। पहला ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। और चौथा ऑप्शन दिया गया है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो शिक्षक द्वारा बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में सहायता करता है। इन शैलियों में बच्चे के विकास को बढ़ावा देने वाले अभ्यास को विशेष महत्व दिया जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है सही हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तीसरा ऑप्शन है बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। चौथा ऑप्शन है शेष सभी सही हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन जो है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अपनी ज़रूरत के अनुसार कोई भी व्यक्ति कार्य कर सकता है और कोई भी कार्य किसी लिंग के प्रति निश्चित नहीं है। अतः लैंगिक पूर्वाग्रह किसी लिंग विशेष पुरुष या स्त्री के प्रति रूढ़िवादी सोच को दर्शाता है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपका दिया गया है कि इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जे को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है कि उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। दूसरा ऑप्शन है उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। तीसरा ऑप्शन है उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। और चौथा ऑप्शन है इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। इसके लिए हम उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे, क्योंकि जिज्ञासा सृजनात्मकता शक्ति का विकास स्वाध्याय के लिए प्रेरित है, नए विचारों को जन्म व नई अवधारणाओं को ढूंढने की सहायता करती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपका दिया गया है कि क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह डैश की ओर संकेत करता है। पहला ऑप्शन है सीखने के लिए आकलन। दूसरा ऑप्शन है आकलन के लिए सीखना। तीसरा ऑप्शन है आकलन का सीखना। और चौथा ऑप्शन है सीखने का आकलन। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर वह अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह सीखने के लिए आकलन की ओर संकेत करता है, जो विद्यार्थियों को उपलब्धि और कार्य प्रदर्शन की पहचान करने में सक्षम बनाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सीखने के लिए आकलन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 आपका दिया गया है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि पहला ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। दूसरा ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। तीसरा ऑप्शन है एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। और चौथा ऑप्शन है कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी 2 शिक्षार्थी अपने योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है विषय वस्तु आधारित प्रश्न। दूसरा ऑप्शन है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। तीसरा ऑप्शन है एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। और चौथा ऑप्शन है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न।
तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो सृजनात्मक उत्तरों के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न आवश्यक हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन है समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने। दूसरा ऑप्शन है अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। और चौथा ऑप्शन है कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने। तो विद्यार्थियों को शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन प्रश्न उत्तरों को शिक्षार्थी कक्षा में समझ लेते हैं, वह कंठस्थ कर लेते हैं। यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन प्रश्न करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक जो प्रश्न पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है। पहला ऑप्शन है मौखिक प्रश्न। दूसरा ऑप्शन है सत्र परीक्षा। तीसरा ऑप्शन है प्रश्नोत्तरी और खेल। और चौथा ऑप्शन है दत्तक कार्य। तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो सत्र परीक्षा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। रचनात्मक आकलन हेतु मौखिक प्रश्न, प्रश्नोत्तरी और खेल दत्त कार्य उचित उपकरण हैं। उनके द्वारा आकलन के परिणामों का अगले अधिगम अनुभव को बदलने हेतु उपयोग किया जाता है। यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सत्र परीक्षा। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में। और चौथा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, ताकि शिक्षार्थियों को बहुभाषा के प्रति जागरूक और सकारात्मक समझ को उजागर किया जा सके। उसके लिए शिक्षक को शिक्षार्थियों की भाषा ज्ञान और कौशल की प्रशंसा, प्रचार और उसे निखारने के अवसरों की तलाश करनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए, तो विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। पहला ऑप्शन है सघन अभ्यास कार्य। दूसरा ऑप्शन है सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के विषय में बताना। और चौथा ऑप्शन है समुचित उपचारात्मक कार्य। तो विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। इसके लिए अशुद्धियाँ का सामूहिक रूप से अतिरिक्त समय में व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तिगत भेदों के आधार पर व्यक्तिगत रूप से निराकरण किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समुचित उपचारात्मक कार्य। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान या फिर व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो 11 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो किशोरावस्था के दौरान सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, क्योंकि इस अवस्था में शिक्षार्थियों में अनेक सामाजिक व मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं, जिनमें यौन परिपक्वता व चिंतन योग्यता भी शामिल होती है। तो आपका फर्स्ट हो जाएगा ऑप्शन, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण जो है किशोरावस्था के दौरान होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। पहला ऑप्शन है गौड़, दूसरा ऑप्शन है गत्यात्मक, तीसरा ऑप्शन है स्थिर और चौथा ऑप्शन है प्राथमिक। तो आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। सामाजिक संरचना व्यक्ति का एक व्यवस्थित रूप है जिसमें उसके सामाजिक संबंध संस्थात्मक मूल्यों से नियंत्रित होते हैं। वह अपनी भूमिका अदा करने हेतु एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन स्थिर। ठीक है, आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर का प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। पहला ऑप्शन है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा और चौथा ऑप्शन है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सबसे बेहतर सीखता है। इस अवस्था में बच्चा सहज क्रियाओं व ज्ञानेंद्रियों द्वारा वस्तुओं जैसे कि ध्वनियों, स्पर्श, रस व गंध का अनुभव प्राप्त करता है और अनुभवों की पुनरावृत्ति के कारण वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की कुछ विशेषताओं से परिचित होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। पहला ऑप्शन है नियम कैसे काम करता है, इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। दूसरा ऑप्शन है आपका कि समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। और चौथा ऑप्शन है परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, यह वाक्य समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के लिए योग्य बनाना, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है। प्रश्न है आपका कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश के सिद्धांत से संबद्ध है। पहला ऑप्शन है विकासवादी, दूसरा ऑप्शन है व्यवहारवादी, तीसरा ऑप्शन है रचनावादी और चौथा ऑप्शन है संज्ञानवादी। तो सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंध है। इस सिद्धांत के विषय में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जे.बी. वाटसन के अनुसार किसी व्यक्ति का व्यवहार उसकी भीतरी और निजी अनुभूतियों पर आधारित न होकर उसके माहौल से निर्देशित होता है, यानी कि आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है, सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंध है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं पोटेंशियल की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो उसे क्या नहीं करना चाहिए, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना, सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि समकक्षियों के साथ प्राप्त किए गए ज्ञान से उनका ज्ञान समृद्ध बनता है। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। 17 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो छोटे शिक्षार्थियों में पठन गति और प्रवाह में कठिनाई का लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है, क्योंकि उन्हें शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई होती है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। 18 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। 18 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा वे हमेशा सफल होते हैं, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए नहीं है, तो वे हमेशा सफल होते हैं। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए यह विशेषता सही नहीं है कि वे हमेशा सफल होते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों को कार्य करने में आनंद आता है। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं और
वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। 19 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि शिक्षार्थियों का आत्म नियमन डैश की ओर संकेत करता है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय। तीसरा ऑप्शन है स्व अनुशासन और नियंत्रण। और चौथा ऑप्शन है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। तो 19 नंबर का यहाँ पे आप सभी को सही जवाब बताना है। तो शिक्षार्थियों का आत्म नियमन अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता की ओर संकेत करता है, जो उनकी समझ को विकसित करता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। पहला ऑप्शन है सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। दूसरा ऑप्शन है का अध्ययन सीखना है। तीसरा ऑप्शन है अनअधिगम अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है। और चौथा ऑप्शन है सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। तो 20 नंबर का आपको सही जवाब बताना है। तो व्यवहार का अध्ययन सीखना है, यह कथन सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता, क्योंकि सीखना अनुभवों के अनुसार घटित होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है और अनअधिगम का हिस्सा है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 21 नंबर का प्रश्न है कि सिद्धांत के रूप में रचनावाद, पहला ऑप्शन है दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। दूसरा ऑप्शन है सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। और चौथा ऑप्शन है अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। तो सिद्धांत के रूप में रचनावाद जो है यहाँ पे दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर का बताइए आप सभी। 22 नंबर का प्रश्न है आपका कि सृजनात्मक शिक्षार्थी हुआ है जो, पहला ऑप्शन है बहुत बुद्धिमान है। दूसरा ऑप्शन है परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है। तीसरा ऑप्शन है पार्श्व लैटरल चिंतन और समस्याओं का समाधान में अच्छा है। और चौथा ऑप्शन है ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। तो 22 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो सृजनात्मक शिक्षार्थी हुआ है जो पार्श्व लैटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है और जिसमें स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, उत्सुकता, संवेदनशील, परिहास, प्रिय आदि गुण होते हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पार्श्व लैटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 23 नंबर का प्रश्न आपका है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। बताइए, डैश का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। 23 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। इसके द्वारा बालक में सोचने, समझने व तर्क करने की शक्ति का विकास होता है और मस्तिष्क का लगभग 85% भाग बौद्धिक क्षमता के विकास हेतु उत्तरदायी होता है। तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है, तो आपका हो जाएगा बौद्धिक विकास। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। पहला ऑप्शन है विकास की दर में। दूसरा ऑप्शन है विकास क्रम में। तीसरा ऑप्शन है विकास की सामान्य क्षमता में। और चौथा ऑप्शन है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों। तो 24 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं, अतः उनकी शिक्षा हेतु विशेष योजना व विशिष्ट तरीकों की आवश्यकता होती है। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन, पहला ऑप्शन है गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। दूसरा ऑप्शन है सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। तीसरा ऑप्शन है सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। और चौथा ऑप्शन है गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। तो 25 नंबर का आप सभी को सही जवाब बताना है।
तो बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास के लिए अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह वृद्धि व विकास करता है, जिसमें उसमें संवेगात्मक, बौद्धिक, मानसिक आदि विकास होता है। तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन जो है सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 26 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, यहाँ पे आपसे नेगेटिव पूछा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रतिवर्ती। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, इनमें से प्रतिवर्ती मानव विकास का एक सिद्धांत नहीं है क्योंकि मानव शरीर में होने वाली अनेक क्रियाएं जैसे कि हृदय का स्पंदन, पाचन क्रियाएं, श्वास का आना जाना आदि प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, जबकि अनुक्रमिकता सामान्य से विशिष्ट व निरंतरता मानव विकास से संबंधित है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्रतिवर्ती। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 27 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो 27 नंबर का यहाँ पे आप सभी को सही जवाब बताना है। तो निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों का शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है। कौन सा कथन आपका सीखने के विषय में सही है। तो सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और विद्यार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीखने के विषय में यह कथन सही है कि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो, क्योंकि सीखना एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में अस्थायी या अस्थायी परिवर्तन दिखाई देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि मूल्यांकन इवैल्यूएशन का कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना चाहिए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना चाहिए ताकि शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास को गतिशील बनाया जा सके और वे सफलता की ओर अग्रसर हो सके। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे और आज की क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न है। प्रश्न आपका दिया गया है कि शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि। तो क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। ठीक है, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। यह सीखना अनुभव प्राप्त करने तथा जन्मजात क्षमताओं द्वारा अंतःक्रिया में आता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो साथियों ये थी आपका सीटेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।